Today we are going to discuss valence bond theory. Valence bond theory is also called VBT. This theory was proposed by Pauling and Slater. आज हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लेक्चर 10 में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। आप लोगों को पता है इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स की कोऑर्डिनेशन के बारे में और उसकी ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिसाइड करने के लिए बहुत सारी थ्योरियाँ डेवलप की गई। जैसे पहली थ्योरी हम लोग स्टडी की वर्नर थ्योरी, सेकंड थ्योरी हम लोग स्टडी करने चल रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फिर नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लिगैंड फील्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आज के इस लेक्चर में बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को सजेस्ट करने वाले या प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट थे पॉलिंग एंड स्लेटर। इन्होंने मेटल और लिगेंड्स कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो मेटल और लिगेंड्स के ओवरलैपिंग या बॉन्ड के बारे में क्या एक्सप्लेनेशन करते हैं, आइए इसको देखें। दिस थ्योरी वाज proposed by Pauling and Slater. Okay. Pauling and Slater. इस थ्योरी का जो बेसिक पॉइंट्स हैं, सबसे पहले मैं बेसिक पॉइंट्स के बारे में बात करूं। ये थ्योरी जो है मॉलिक्यूल्स की ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के बारे में भी बात करती है। आपने इसके पहले जो ओवरलैपिंग के बारे में समझा होगा उसमें ये बताया गया होगा जैसे जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाने जाते हैं तो उनके बीच में क्या क्या केमिकल कॉम्बिनेशन के थ्रू क्या इंटरेक्शन होता है उसके बारे में आपको बताऊं। जैसे दो एटम जब आपस में कंबाइन करने जाते हैं तो दोनों एटम के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन होते हैं उसको मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है। इस एटम का जो न्यूक्लियस है इस एटम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा और इस एटम का न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा दोनों एटमों के बीच। लेकिन उसी सेम टाइम में दोनों एटम के जो आउटर साइड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। आप ऐसे समझिए जैसे दो एटम्स हैं, ये ए और बी दो एटम्स हैं, ए और बी दो एटम्स हैं। अब इस एटम में जो ये न्यूक्लियस है और इसके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, इसका जो न्यूक्लियस है और इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है, जब दोनों एटम आपस में ओवरलैपिंग करके मॉलिक्यूल्स बनाने जाएंगे तो इसके ये आप क्या है न्यूक्लियस है जिसमें क्या है प्रोटॉन्स है और ये भी क्या है न्यूक्लियस है जिसमें भी ऑलरेडी क्या है प्रोटॉन्स है। इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा। इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन इनके बीच में होगा या फिर इनके बीच में भी अट्रैक्शन होगा, लेकिन इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। और फिर इस प्रोटॉन के बीच में भी क्या होगा, रिपल्सन होगा। अगर सपोज करो दोनों एटम अपोजिट डायरेक्शन से एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करने के लिए आ रहे हैं तो दोनों एटम एक दूसरे के फील्ड में प्रवेश करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्सन दोनों जनरेट होता है। अट्रैक्शन रिपल्सन इस तरीके से अट्रैक्शन रिपल्सन होता है। अब उस समय अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ग्रेटर हो गया, मतलब अगर ये डोमिनेंट हो गया रिपल्सन के ऊपर, तो होगा क्या कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाए। लेकिन अगर सपोज करो फोर्स ऑफ रिपल्सन डोमिनेंट हो गया, अगर ये डोमिनेंट हो गया तो ध्यान समझो मैं क्या कर रहा हूँ। तो अगर दोनों एटम आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं, रिपल्स हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, रिपल्स हो रहे हैं, तो अगर अट्रैक्शन डोमिनेंट हो गया तुरंत अट्रैक्ट करके मॉलिक्यूल्स बना लेंगे। लेकिन अगर सपोज करो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ, रिपल्सन हुआ, अट्रैक्शन हुआ, रिपल्सन हुआ, उस समय अगर सपोज करो रिपल्सन डोमिनेंट हो गया इन कंपेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो दोनों एटम एक दूसरे के फील्ड को छोड़कर निकल जाएंगे, वो वहां पे ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होगी। लेकिन ये जब दोनों एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो दोनों एटम के कॉम्बिनेशन से और कुछ ओवरलैपिंग होती है, उसके बारे में आपको बताऊं। आपको पता होगा इस एटम का ये जो न्यूक्लियस होता है, इसको आपको पता होगा ये न्यूक्लियस है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की प्रोबेबिलिटी होती है, फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको पता होगा द थ्री रीजन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम फॉर ऑर्बिटल। तो ये यहाँ पे क्या है, ऑर्बिटल्स हैं।
और ये भी आपका क्या है, एटम है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड की पाए जाने की संभावना है। ये एटम ए हुआ और ये एटम जी हुआ। जब दोनों एटम एक दूसरे से केमिकल कॉम्बिनेशन करने जाते हैं तो दोनों एटमों का जो आउटर सेल होता है, आउटर सेल ये आपस में क्या होता है, ओवरलैपिंग करता है। मीन्स ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होती है। और ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग में हम लोग जब स्टडी करते हैं तो जैसे एस का ऑर्बिटल एस के साथ ओवरलैपिंग करता है तो एस ओवरलैपिंग कहते हैं। जैसे हम लोग टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग के बारे में बात करें, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में थोड़ा सा मैं आपको बेसिक पॉइंट समझा दूं, फिर इसके बाद अपने कॉन्सेप्ट आता हूँ। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में अगर सपोज करो किसी भी एटम का एस ऑर्बिटल जो है किसी दूसरे एटम के एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है, तो इस तरह के ओवरलैपिंग को क्या बोलते हैं, एसएस ओवरलैपिंग। यहाँ पे मैं समझा दूं, एसएस ओवरलैपिंग। कोई भी जैसे एस ऑर्बिटल, एस कैसा होता है, स्फेरिकल। कोई भी एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है, इस तरह के ओवरलैपिंग को क्या बोलते हैं, एसएस ओवरलैपिंग। और एसएस ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड, because SS overlapping takes place to the end-to-end overlapping. First is SS overlapping, this is the 1 year, suppose करो 1 year. Second is, जब suppose करो S का ऑर्बिटल है और ये P का ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करने जा रहा है, ओके, X, Y और Z ये P के साथ ओवरलैपिंग करने जा रहा है, PX है, ये 2PX सपोज करो, ये 2S है। हमेशा ध्यान रखिएगा सेम सेल और सेम सेल के डिफरेंट ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग कराएंगे। इस तरह के ओवरलैपिंग को हम लोग क्या नाम देते हैं, एसपी ओवरलैपिंग। और एसपी ओवरलैपिंग से क्या बनता है, ये आपका एसपी ओवरलैपिंग है। यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, इन बिटवीन ओवरलैपिंग डिमांड करता है। अगर आपके पास पी, ये आपका पी ऑर्बिटल है, एक्स वाई और जेड, दूसरा भी पी ऑर्बिटल है, सपोज करो अगर ये इसके साथ ओवरलैपिंग करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग से क्या बनता है, अगर पीपी ओवरलैपिंग एंड टू एंड ओवरलैपिंग करता है क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ये सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। आपको पता होगा सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रांगली बॉन्ड इन कंपेयर टू पाई बॉन्ड। अगर ये ऐसे साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करते हैं, ये पी ऑर्बिटल आपस में साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करते हैं तो इसको भी पीपी ओवरलैपिंग। लेकिन उस समय क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनते हैं, ये पाई बॉन्ड बनता है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को स्टडी करने से पहले हम लोग ये थोड़ा सा ओवरलैपिंग के बारे में समझ लेते हैं। अब आइए हम लोग चूंकि कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैसे एप्लीकेबल होती है, उसकी ज्योमेट्री को या उसके बॉन्ड को डिसाइड करने के लिए आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखो इस थ्योरी को जो प्रपोजल थे वो पॉलिंग एंड स्लेटर थे। इन्होंने क्या कहा कि जब वो कॉम्प्लेक्स में, आपको पता होगा कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, मेटल और लिगेंड्स होते हैं। ये होता है मेटल और ये होता है लिगेंड्स। इनके बीच में बॉन्डिंग के बारे में एक्सप्लेनेशन करने के लिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कह रही है। क्योंकि ये क्या है, ये मेटल है, दिस इज द सेंट्रल मेटल एंड दिस इज द लिगेंड। This is the ligand. You know that ligands इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है और सेंट्रल मेटल इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। ये दाता है, ये ग्राही है। तो दोनों के बीच में किस तरीके से बॉन्डिंग हो रही है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर आप समझिए। पहला पॉइंट बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पहला पोस्टुलेट ये कह रहा है कि सेंट्रल मेटल इम्पटी ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है। जाहिर सी बात, अगर लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें आने चाहिए तो मेटल क्या करेगा, मेटल जो है इम्पटी ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा, तभी इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में आ सकते हैं। तो मेटल की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लिगेंड्स के साथ अगर कोऑर्डिनेशन करना है, लिगेंड्स के साथ बॉन्डिंग करनी है, तो लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है तो मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को लेने के लिए उसके पास इम्पटी ऑर्बिटल होना चाहिए, तभी वो लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, अदरवाइज नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला पोस्टुलेट इसका ये है, पोस्टुलेट नंबर फर्स्ट। यहाँ पे हम लोग पोस्टुलेट की बात करें। पोस्टुलेट फर्स्ट, पहला पोस्टुलेट ये है कि मेटल प्रोवाइड्स
metal provides empty orbital for accommodation of electron pair of ligands। मेटल जो होता है एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है किस लिए? लिगेंड के इलेक्ट्रॉन पेयर को लेने के लिए। अब बात ये होती है कि आखिर भाई मेटल कितना एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा? पहला पॉइंट तो ये कह रहा है कि मेटल क्या करता है? एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए। तो हाउ मेनी एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रोवाइडेड टू द मेटल टू द एकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द लिगेंड? कितना एम्प्टी ऑर्बिटल मेटल प्रोवाइड करेगा लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए? तो दूसरा पास्ट किया जाता है कि जितना लिगेंड्स होंगे अर्थात जितना लिगेंड्स का कोऑर्डिनेशन होगा, या आप ये कह सकते हैं जितना कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर अभी हम लोग इसके पहले के लेक्चर में बात की है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सेकंड पास्ट ये कहता है कि मेटल जो है उतना ही एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा जितना उस कॉम्प्लेक्स की कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। मेटल प्रोवाइडेड the number of empty orbital is equal to coordination number मेटल उतना ही एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा जितना उस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। जैसे सपोज करो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स है, जैसे FeCN6 है, FeCN6 है, तो आपको पता होगा FeCN6 पावर -3। FeCN6 का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा? 6 होगा, क्योंकि 6 CN जो है 6 कोऑर्डिनेट बांड के द्वारा जुड़े हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। अगर Fe जो है साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाना चाहेगा तो ये Fe कितना एम्प्टी ऑर्बिटल इसको देगा? 6 एम्प्टी ऑर्बिटल देगा, तभी ये CN के साथ कोऑर्डिनेशन कर सकता है। इस पॉइंट है मेटल को। थर्ड पॉइंट, अब बात ये होती है कि सपोज करो मेटल एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा है, उतना ही एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा है जितना लिगेंड की डिमांड है। जैसे यहाँ पे लिगेंड की डिमांड 6 है तो ये 6 एम्प्टी ऑर्बिटल इसको देगा। लेकिन हो सकता है उसके पास जो एम्प्टी ऑर्बिटल हो वो डिफरेंट एनर्जी लेवल के ही, मतलब डीजेनरेट फॉर्म में ना हो। तो ये भी तो बात है, अगर वो डीजेनरेट फॉर्म में नहीं होंगे तो ये CN कैसे ओवरलैपिंग करेगा? नहीं समझ पा रहे हो। जैसे अगर आप ये समझो कि CN की जितनी डिमांड थी उतना वो एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन CN की एक शर्त है कि मुझे जो एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए वो इक्वल एनर्जी लेवल के चाहिए, मतलब सारे ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल एक समान होनी चाहिए, अर्थात वो डीजेनरेट फॉर्म में होनी चाहिए। व्हाट इज द सेंस ऑफ डीजेनरेसी? डीजेनरेसी का मतलब ये होता है इफ ऑल द अवेलेबल ऑर्बिटल्स हैव इक्वल एनर्जी लेवल देन दैट ऑर्बिटल इज कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल। उसी को हम लोग डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। तो ये भी शर्त है। तो हम लोग अगला पॉइंट ये बना सकते हैं कि मेटल जो एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा उसकी एनर्जी लेवल आपस में बराबर होनी चाहिए। लेकिन बराबर कैसे होगी? तो आपको पता होगा एनर्जी बराबर करने के लिए, क्योंकि मेटल के पास जो भी डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं S P D F के जो भी ऑर्बिटल्स हैं सबकी एनर्जी लेवल डिफरेंट है। तो बराबर करने के लिए हम लोग क्या कराएंगे? हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे। आपको पता होगा हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा फिनोमिनन है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल इक्वल कर लेते हैं और एक नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं जिनकी ऊर्जा लेवल या जिसकी एनर्जी लेवल आपस में इक्वल होती है। हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आपको पता होगा। क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन? इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 or more than 2 स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी लेवल ऑर्बिटल so
so that redistribution of energy takes place to form new equivalent orbital called hybrid orbital, and this phenomenon is called hybridization. तो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कराकर जो ऑर्बिटल हैं, जो डिफरेंट एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल मेटल के पास हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे, एक नए ऊर्जा स्तर के इक्विवेलेंट ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे और लिगेंड्स को दे देंगे, और लिगेंड्स अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें शिफ्ट कराकर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो अगला कॉन्सेप्ट क्या होगा? अगला कॉन्सेप्ट ये होगा कि इसमें हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे। तो आप कह सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस बिटवीन hybridization takes place between NS, NP and ND orbital, ND orbital called outer complex, while hybridization takes place between NS, NP and N-1d orbital called inner complex. चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे। इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, या यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग ऐड कर दिए होते कि ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स या बिफोर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, between metal and ligand, hybridization takes place between NS, NP, N-1d or ND orbitals of metal to form degenerate orbital, अब ध्यान से देखें, ये पॉइंट नंबर आप थर्ड बेस समझ सकते हो और इसको हम लोग पॉइंट नंबर 4 बना सकते हैं। बात ये है कि मैंने आपको क्या लिखा है कि कॉम्प्लेक्स लिगेंड और मेटल के बीच में ओवरलैपिंग होने से पहले मेटल के जो ऑर्बिटल्स हैं वो हाइब्रिडाइजेशन करके इक्विवेलेंट ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे, ताकि उसमें लिगेंड्स अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सके। तो बिफोर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, hybridization takes place between NS, NP and -1d or ND orbital of metal to form degenerate orbital for accommodation of electron pair of ligands। ये थर्ड पॉइंट आप इसको समझ सकते हो। तो लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए मेटल का जो इम्पटी ऑर्बिटल है वो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन करके डीजनरेट ऑर्बिटल बनाएगा, तब उसके बाद लिगेंड्स उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर एकोमोडेट करके कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। लेकिन फोर्थ पॉइंट क्या कर रहा है, हाइब्रिडाइजेशन भी होगा तो किस टाइप का होगा? अगर हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस बिटवीन NS, NP and D orbital, then that complex is called outer complex, while if hybridization takes place between NS, NP and -1d orbital,
then that complex is called inner complex. Okay, outer complex or inner complex. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर कॉम्प्लेक्स के पास सपोज करो हाइब्रिडाइजेशन हुआ, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन पेयर उसको डोनेट करके कॉम्प्लेक्स बना दिया। कॉम्प्लेक्स को अब चेक किया जाएगा कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ। अगर हाइब्रिडाइजेशन में NaSNP के साथ एंटी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया हाइब्रिडाइजेशन में, तो उसको बोलेंगे आउटर कॉम्प्लेक्स, दैट कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड आउटर कॉम्प्लेक्स। अगर NaSNP के साथ N-1 d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया है कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करने के लिए, हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे इनर कॉम्प्लेक्स। अगला पॉइंट ये है कि जब कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो उसके हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज चेक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। अगर कॉम्प्लेक्स के पास नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है तो दैट कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक। अगर कॉम्प्लेक्स के पास नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 है, दैट कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड डायमैग्नेटिक। ओके, अगला पॉइंट क्या कर रहा है, इफ कॉम्प्लेक्स have number of unpaired electrons, then that complex is called paramagnetic. While if complex have not unpaired electrons, then that complex is called diamagnetic. बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के समय में कॉम्प्लेक्स की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेक की जाती थी वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन पे चेक की जाती थी। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन अगर 1, 2, 3 समथिंग है तो पैरामैग्नेटिक होगा, अगर कुछ भी नहीं है, 0 है, सभी पेयर कंडीशन है, तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, वो डायमैग्नेटिक होगा। अगला पॉइंट, अगर सपोज करो किसी भी कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलते हैं स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। इफ कॉम्प्लेक्स है मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, then that complex is also called spin free complex or high spin complex। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट सब है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगले पॉइंट के लिए हम बात करें, अगर कॉम्प्लेक्स के पास नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन लो फॉर्म है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इफ कॉम्प्लेक्स है फाइल, if complex have paired electron called low spin complex or spin paired complex spin paired complex।
अगर कॉम्प्लेक्स के पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है लो है या सभी पेयर्ड कंडीशन है तो उसको बोलेंगे स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स या उसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एक चीज और, ये जो होते हैं जैसे इनका जो रूल्स है वो उनके रूल को भी फॉलो अप करता है। तो ये सब जितने भी पॉइंट्स आपको दिए गए वो सारे जो पॉइंट्स हैं वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का कैलकुलेशन होता है वो ये होता है, द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या द मैग्नेटिक मोमेंट or magnetic moment जो कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है वो म्यू इक्वल टू क्या होता है, रूट n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन। वेर म्यू क्या है, डायपोल मोमेंट, वेर म्यू क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट और n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और Bm क्या है, ये आपकी यूनिट्स है जिसका मतलब है बोर मैग्नेटॉन। ओके, ये सभी थ्योरी है, जो ये सभी पॉइंट जितने भी पास्ट प्लेट्स हैं सब आपके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हैं। अब मैं आपको इनके लिमिटेशन के बारे में बता दूं, इनकी लिमिटेशन क्या है, इनकी कमियां क्या है। तो आपको पता होगा इनके जो लिमिटेशन है वो ये है, एग्जाम्पल की बात हम लोग करेंगे अर्थात लिमिटेशन के बारे में बात करेंगे। देखो लिमिटेशन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो लिमिटेशन है वो ये है, लिमिटेशन ऑफ VBT। लिमिटेशन क्या है कि इनका जो कंसेप्ट है, जो पास्टलेट्स है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 तक बहुत अच्छे से लागू होता है, लेकिन जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर हम 4 में जाते हैं तो वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ ज्योमेट्री जो है इनके पास्टलेट के आधार पे वहाँ पे ज्योमेट्री तय करना काफ़ी डाउटफुल होता है, वहाँ पे ज्योमेट्री क्लियर नहीं हो पाती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार। मतलब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के जब ऊपर निकलने लगते हैं, 3 के ऊपर निकलने लगते हैं तो वहाँ पे ज्योमेट्री हमारा सस्पेंस हो जाता है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पे हम वहाँ पे ज्योमेट्री क्लियर नहीं कर पाते। क्लियर तभी कर सकते हैं जब उस क्वेश्चन में, अगर सपोज करो क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड हो, आसानी से तब हम ज्योमेट्री को क्लियर कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक उसमें कुछ एडिशन इन्फॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा उस क्वेश्चन में, तब तक हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर किसी भी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री नहीं तय कर सकते। एक चीज, अगर हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को इस कोऑर्डिनेटिंग कॉम्प्लेक्स से अगर हम हटा भी देते हैं, तब भी जो इसके बाद जो थ्योरी आएगी, CFT जो आएगी, वो पर्याप्त थ्योरी होती है जो कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को प्रिपेयर कर सकती है, बना सकती है। इसका मतलब ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह से ज्योमेट्री को तय करना काफी इसके आधार पे वो मुश्किल होता है। तो पहली लिमिटेशन ये है कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री आप बना रहे हो तो इसमें कुछ एडिशन इंफॉर्मेशन दिया होना चाहिए। तो पहला चीज, एडिशन इंफॉर्मेशन। Without addition information given, without addition information given, without addition information given, the geometry
of the geometry of more than 3, more than coordination number 3 cannot be decided. Without addition information given, the geometry of more than coordination number 3 cannot be decided. मतलब अगर कोई एडिशन इंफॉर्मेशन न दिया हो तो उस कॉम्प्लेक्स अगर उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 3 से ज़्यादा है तो उसकी ज्योमेट्री हम नहीं बता सकते। इसका मतलब क्या, अभी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये है, इस थ्योरी में कहीं भी लिगेंड स्ट्रेंथ की बात नहीं की है। लिगेंड स्ट्रेंथ इज नॉट टॉट। क्या आप ऐसा लिख सकते हैं, डू नॉट एक्सप्लेन about ligand strength। लिगेंड स्ट्रेंथ के बारे में बात नहीं हुई। ये लिगेंड स्ट्रेंथ क्या होता है, सेफ्टी का जो कंसेप्ट है इसी लिगेंड स्ट्रेंथ पे है। लिगेंड स्ट्रेंथ का मतलब हम लोग सेफ्टी में पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, वीक फील्ड लिगेंड्स के कारण ज्योमेट्री क्या होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और वीक फील्ड लिगेंड्स से प्रभावित होती है। तो ये चीजें यहाँ पर नहीं दी है। अब देखो मैंने पहला पॉइंट लिखा, विदाउट एडिशन इंफॉर्मेशन गिवन द ज्योमेट्री ऑफ मोर देन कोऑर्डिनेशन नंबर 3 कैन नॉट बी प्रेडिक्टेबल, कैन नॉट बी डिसाइडेड। अगर इसमें एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो पहला एग्जाम्पल कोऑर्डिनेशन नंबर 2 की बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं AgNH3 टेकन ट्वाइस पावर प्लस, ये एग्जाम्पल है। इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, 2 हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 2, अगर इसकी ज्योमेट्री बनानी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर तो हम लोग क्या करेंगे, सिल्वर Ag47 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो आपको पता होगा 4d10 और 5s1 हो जाएगा। 4d10 आपको पता होगा CuAgAu, ये CuAgAu, इन सबका आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका कितना हो जाएगा, 3d10 4s1, इसका 4d10 5s1, इसका 5d10 6s1। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। 4d10 5s1 है। अब 4d10 में अगर हम लोग देखें तो ये 4d10 है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉनों को हुंड के नियम का अनुसार करोगे क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हुंड रूल को फॉलो करता है। तो 1 2 3 4 5, एक मिनट। सबसे पहले हम लोग इसका ऑक्सीडेशन नंबर देख लें। ऑक्सीडेशन नंबर Ag का कितना है, +1 है, क्योंकि इसका 0 हो जाएगा। तो जब Ag +1 का निकालने लगेंगे तो +1 का कितना हो जाएगा, 4d10 और ये हो जाएगा 4s0 सॉरी 5s0 5p0 एंड 5d ऑलरेडी 0। तो 4d के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4d के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप 10 इलेक्ट्रॉन को भरोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 5s इम्पटी, 5p इम्पटी, ऑलवेज इम्पटी ऑर्बिटल। अब देखो लिगेंड्स क्या है। अब देखो पहला पॉइंट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ये है कि मेटल जो है इम्पटी ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन पेयर को लेने के लिए। तो लिगेंड्स को ये आपका मेटल जो है इसको NH3 के इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए इम्पटी ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा। कितना इम्पटी ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा, जितना उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, तो सिर्फ ये 2 ही इम्पटी ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा। और इम्पटी ऑर्बिटल 2 प्रोवाइड करने का मतलब ये हुआ, ये आपका 4d10 हुआ और ये 5s0 हुआ, ये कितना हुआ 5p0 हुआ। एक s का ऑर्बिटल एक p का ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करेगा, क्योंकि अब देखो इम्पटी ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा है, इसके पास कितने इम्पटी ऑर्बिटल हैं, ये समय से बहुत ज्यादा इम्पटी ऑर्बिटल है, लेकिन चाहिए तो एक s का ले लो, सपोज करो एक p का ले लो, तो s और p में एनर्जी गैप है, p की एनर्जी ज्यादा है, s की एनर्जी कम है। तो लिगेंड्स क्या कर रहा है, हमको इक्वल एनर्जी लेवल का ऑर्बिटल चाहिए, तो दोनों आपस में क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। हाइब्रिडेशन करके एनर्जी का बंटवारा करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी, सपोज करो ये 2 ऑर्बिटल हैं तो दोनों हमको इक्वल एनर्जी चाहिए, तो इनकी एनर्जी कम होगी, इनकी एनर्जी ज्यादा होगी, दोनों आपस में इक्वल एनर्जी के हो जाएंगे। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा,
जब हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाइब्रिडाइजेशन दोनों करा देंगे, तो जब दोनों का हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे तो आपको पता होगा sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन। और sp चूंकि एक s का ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर रहा है, एक p का ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर रहा है, तो दो ऑर्बिटल बन गए हैं। अब इस दो ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल में NH3 का लोन पेयर आएगा कंप्लीटली, दूसरे में NH3 का लोन पेयर आएगा कंप्लीटली। इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बनेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 का देखिए, अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो जरा इसको देख लीजिए। जैसे CU CN टेकन साइज है, CU CN टेकन साइज है। अब देखो जरा कोऑर्डिनेशन नंबर 3, तो आपने देखा इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ। sp हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री कैसी होगी? लीनियर होगी। तो वैसे मैं ज्योमेट्री भी दिखाता चलूं भाई, ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी? लीनियर। तो ज्योमेट्री इसकी कैसी हो गई? लीनियर हो गई। यहाँ बीच में क्या है? AG है, यहाँ NH3 है और ये भी NH3 है। बॉन्ड एंगल कितना हुआ? 180 डिग्री। लीनियर ज्योमेट्री हो गई। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेंगे व्हेन कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 3। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में एग्जांपल हम लोग लेते हैं CU CN टेकन साइड, CU CN टेकन साइड। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 29 का क्या हो जाएगा? आपको पता होगा 3d10 और 4s 1 हो जाएगा। 3d10 4s 1, 3d10 4s 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे चूंकि अब इसका कॉम्प्लेक्स है -2 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, तो 3 इलेक्ट्रॉनिक्स में से निकाल देंगे तो ये हो जाएगा +3 में से इसके ऊपर +2 चार्ज लगा दूँ, -2 लगाऊंगा, तो यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? कॉपर का ऑक्सीडेशन +1 हो जाएगा। तो 3d10 हुआ, 4s 0 हुआ, 4s 0 हुआ और 4p भी 0 हुआ, 4p भी 0 हुआ। अब देखो 3d10 4s इसके पास क्या है? 3d10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 3d10 हुआ। ये आपका 4s हुआ, 4s पूरी तरह से इम्पिटी है, 4p भी पूरी तरह से इम्पिटी है, ये आपका 4p हुआ। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है? है तो कॉपर उतना ही इम्पिटी ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, तो 3 इम्पिटी ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा। एक s का ऑर्बिटल 2 p का ऑर्बिटल अगर कंबाइन कर जाए तो ये 1 2 3 1 2 3 3 इम्पिटी ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा। लेकिन ये 3 एनर्जी लेवल p से कम है, तो हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, पहले इंटरमिक्स होंगे और इंटरमिक्स करके नए एनर्जी लेवल का ऑर्बिटल बनाएंगे। ये 3 नए ऑर्बिटल बन गए। लेकिन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ? एक s का 2p का जा रहा है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ। और sp हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना। अब इस 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो है Cn जो है अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करके कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये क्रॉस के द्वारा जो मैं बना रहा हूँ ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिगेंड्स का है, कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ओके, अब देखो इसकी जो ज्योमेट्री होगी, एक चीज और भी देखिए, यहाँ पे सारे पेयर इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या नाम देंगे? डायामैग्नेटिक नाम देंगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन, डायामैग्नेटिक। और इसको बोलेंगे स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, क्योंकि सभी स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स हैं। और एक चीज, चूंकि इसमें सभी जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 की ज्योमेट्री कैसी होती है? ट्राइगोनल प्लेनर होती है, तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री आप बनाएंगे। तो ये Cu हो गया, आप इसकी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनाएंगे, यहाँ पे Cn लगा देंगे, यहाँ पे Cn लगा देंगे और यहाँ पे Cn लगा देंगे। इस तरीके से ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हो गई। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री हो गई। ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री ऑफ Cu CN टेकन साइड। अब हम लोग अगले की बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करें। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अब देखो मैंने आपको क्या बताया, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई, बैलेंस वन थ्योरी के आधार से आपने ज्योमेट्री तय कर लिया। लेकिन जब हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जाते हैं तो यहाँ पे आपको 2 तरह की ज्योमेट्री देखने को मिलती है। 2 तरह की ज्योमेट्री का मतलब ये हो गया, एक ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल आपको मैं एक बार फिर से दिखा दूं। अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो यहाँ पे 2 तरह का हाइब्रिडेशन देखने को मिलता है। पहला हाइब्रिडेशन होता है sp3, sp3 से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है, टेट्राहेड्रल,
टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। दूसरी होती है DsP2, जिससे स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री बनती है, स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री बनती है, स्क्वायर प्लानर। तो अब इसके बाद जैसे कोई कॉम्प्लेक्स आता है तो उसमें कौन सी ज्योमेट्री होगी, बैलेंस क्वांट थ्योरी कोई इसका कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिए हैं कि उसमें क्लियर कट हो सके कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा या DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सपोज करो NiCl4 है, NiCl4 है, निकल टेट्राक्लोराइड। अब मैंने आपको बताया कि C के ऊपर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें जुड़ा होना चाहिए। जैसे सपोज करो उसमें दे दिया ये पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, कैसा कॉम्प्लेक्स है, पैरामैग्नेटिक। तो ये ऐसा क्वेश्चन में दे देगा कि ये कॉम्प्लेक्स है या और ये पैरामैग्नेटिक नेचर का है, इसके मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट करके भी देगा बैलेंस क्वांट थ्योरी के आधार पर जब इसकी ज्योमेट्री तय करनी होगी। तो ये इस इंफॉर्मेशन से हम अब इसकी ज्योमेट्री तय कर सकते हैं। पैरामैग्नेटिक है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेंगे 28 का, क्या हो जाएगा 28, और लास्ट में हो जाएगा 3d8 4s2, यही होगा 3d8 4s2। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, 3d8 को बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और चूंकि ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये -2 रहेगा, तो निकिल +2 फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो निकिल +2 फॉर्म में इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d8 हो जाएगा और 4s0 हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आउटसाइड से निकल जाएंगे। अगर निकिल +2 की बात करेंगे तो निकिल के आउटर साइड से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे, तो ये 3d8 होगा, 4s इम्पटी हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 4p भी इम्पटी हो जाएगा, ये 4p भी 0 हो गया। अब चूंकि ध्यान रखें कॉम्प्लेक्स में क्या करा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दिया, पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ पे देखो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, it is पैरामैग्नेटिक। 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से पैरामैग्नेटिक हो गया, ठीक है। अब देखो निकिल क्या करेगा, इम्पटी ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा। इस ऑर्बिटल में तो Cl आएगा नहीं, कोऑर्डिनेशन नहीं करेगा, क्योंकि Cl हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एक तो पहले प्रश्न में है, अगर Cl का 2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 हो जाएगी, इसलिए इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। हमेशा लिगेंड्स की जो डिमांड होती है ऑर्बिटल की वो इम्पटी होती है, प्योरली इम्पटी होती है, उसमें और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं होनी चाहिए, तभी ओवरलैपिंग करने के लिए अलाउ करता है, अदरवाइज नहीं। तो अब क्या होगा, ये एक s का ऑर्बिटल, ये 3 p के ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करके sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर देंगे। अब इस 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में Cl अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करके कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ओके, अब देखो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने से जो ज्योमेट्री उसकी बनेगी, इधर देखिए ज्योमेट्री उसकी बनेगी वो ये होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है, मैंने आपको बताया sp3 हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। इसकी टेट्राहेड्रल बन जाएगी ज्योमेट्री। तो देखिए जरा, ये आप निकिल बनाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे Cl, ये Cl हो गया, ये Cl, ये Cl, दिस इज द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ NiCl टेकन 4 और -2 कॉम्प्लेक्स। अब देखो ये जो ज्योमेट्री है सभी इसके बॉन्ड एंगल कितने हैं, 109 डिग्री 28 मिनट के। अब आप लोग ऐसे कैसे सोचोगे, ये इस तरीके का बॉन्ड एंगल है, जरा आप ध्यान से देखें, ऐसा है, ऐसा बॉन्ड एंगल, ऐसा बॉन्ड एंगल है, ठीक। अब इसमें जितने भी बॉन्ड एंगल हैं 109 डिग्री 28 मिनट के हैं, जितने भी बॉन्ड एंगल होंगे वो 109 डिग्री 28 मिनट के हैं। चाहे जैसे आप इसको घुमा देंगे, चाहे आप इसको जैसे भी घुमा दो,
ये 109 डिग्री 28 मिनट का ऐसा बॉन्ड एंगल इसका प्रिपेयर होने लगेगा। ठीक है, किसी तरीके से घुमा देंगे 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल सब में होने लगेगा। तो ऐसा मत सोचिए कोई कम है कोई ज़्यादा है, 109 डिग्री 28 मिनट के। ठीक, लेकिन अगर आप लोग ऐसा समझिए जैसे DSP2 हाइब्रिडेशन की बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर एक बार हम लोग पुनः 4 लेते हैं और उसमें हम लोग मेंशन करेंगे DSP2 हाइब्रिडेशन। जैसे सपोज करो यही मैं कॉम्प्लेक्स ले रहा हूँ Ni Cn टेकन 4 और पावर -2 ले रहे हैं और इसके साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया कि ये डायामैग्नेटिक है, ये डायामैग्नेटिक है, या फिर ऐसा भी दे सकता है इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन यानी इक्वल टू 0 है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है, या फिर ऐसा दे सकता है कि मैग्नेटिक मोमेंट इसका 0 है। ऐसा कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देगा तब इसकी ज्योमेट्री पूछेगा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पे। तो निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करेंगे 28 का कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 4s2 और 3d8, यही होगा 4s2 3d8। यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाएगा, -4 उधर जाएगा +4 हो जाएगा, तो निकल +2 का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप देखेंगे तो ये आपका 4s में इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे 3d8 और ये 4s 0 हो गया। अब जरा देखिए 3d8 हम लोग क्या बनाएंगे, 3d8 बनाएंगे, ये 3d8 ध्यान से देखेंगे 3d8 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ये 3d8 हो गया। अब इसके बाद 4s बनाएंगे, 4s 0 है और 4p भी ऑलरेडी 0 है, ये 4p भी ऑलरेडी 0 है। लेकिन कह क्या रहा है कि ये डायामैग्नेटिक है, लेकिन यहाँ पे क्या हमको शो हो रहा है, पैरामैग्नेटिक शो हो रहा है, लेकिन हमको इसको डायामैग्नेटिक करना है। तो डायामैग्नेटिक कैसे करेंगे, क्या करते हैं इसके इलेक्ट्रॉन को इसके साथ पेयर कर देते हैं। जब पेयर करा देंगे तो हो क्या जाएगा, देखिए जरा ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ऑर्बिटल खाली हो गया, एक s का ऑर्बिटल खाली है और p के भी ऑर्बिटल खाली है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए, 4 चाहिए, निकल 4 कोऑर्डिनेशन नंबर देगा। तो ध्यान रखिएगा कोई भी सेंट्रल मेटल जो एम्प्टी ऑर्बिटल देता है वो अपने लोअर एनर्जी लेवल से देता है। लोअर एनर्जी लेवल का मतलब ये हुआ अगर 3d के पास भी एम्प्टी है, 4s के पास भी एम्प्टी है, 4p के भी पास एम्प्टी है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, लोअर एनर्जी लेवल से ऑर्बिटल को देना चालू करेगा। 3d का ऑर्बिटल, 4s का ऑर्बिटल, 4p का ऑर्बिटल, यहाँ से काउंट करो 1 ये आ जाएगा, 2 3 4, मतलब हमको 4 कोऑर्डिनेशन चाहिए, एक d का जाएगा, एक s का जाएगा, 2 p का जाएगा। हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाएगा, हाइब्रिडेशन आपका DSP2 हो जाएगा, यहाँ पे हाइब्रिडेशन DSP2 हो जाएगा। और DSP2 हाइब्रिडेशन होने के इसके बाद 4 ऑर्बिटल बन जाएंगे, 4 ऑर्बिटल्स में Cn अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेशन करके कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब चूंकि DSP2 हाइब्रिडेशन हो जाएगा तो DSP2 में क्या होगा, इसकी ज्योमेट्री देखिए जरा। अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या मिला, DSP2 हाइब्रिडेशन मिला, तो DSP2 हाइब्रिडेशन में क्या होता है, स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री होती है, स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री होती है। लेकिन अब बात ये होती है कि इसमें जो है आपने देखा कि एक d का ऑर्बिटल, एक s का ऑर्बिटल, 2 p का ऑर्बिटल इंटरमिक्स करके DSP2 हाइब्रिडेशन बना रहा है। लेकिन d के पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, dxy dy z dz x dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dz स्क्वायर। कौन सा ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग करने जा रहा है, स्क्वायर प्लानर में या DSP2 में। तो ध्यान रखिएगा इसमें जो ऑर्बिटल यूज होता है वो होता है dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ऑर्बिटल used in the DSP2 हाइब्रिडेशन। ऐसा नहीं कोई भी ऑर्बिटल जा सकता है, कभी भी नहीं। स्क्वायर प्लानर या DSP2 में हमेशा ध्यान रखिएगा यही ऑर्बिटल जाएगा हाइब्रिडेशन में। ऐसा क्यों, इसका जवाब भी यहाँ से नहीं मिलेगा, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से नहीं मिलेगा, CFT से मिलेगा। हम लोग CFT में इसकी बात करेंगे। तो DSP2, अब देखो हम लोग क्या करते हैं, आपको पता होगा कि ये स्क्वायर प्लानर होगा तो ज्योमेट्री कैसी बनेगी, यहाँ पे निकल हो जाएगा और ये 4 कॉर्नर हम लोग बनाएंगे। 4 कॉर्नर पे Cn जो होगा इस तरीके से एग्जिस्ट कर जाएगा, Cn माइनस हुआ,
Cl माइनस हुआ और फिर ये Cl माइनस हुआ, Cl माइनस, ये सब अपना स्टैम्प पेयर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं निकल को। तो ये हो गई स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री ऑफ NiCN taken 4 पावर माइनस 2। ओके, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसा भी लिखेंगे पावर माइनस 2। यहाँ पे आप चार्ज पर नहीं दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो चार्ज पर जूम कर लिया जाता है। ठीक, एक चीज और, इसमें सभी क्या है, सभी क्या है, पेयर डायमेग्नेटिक हो गया, हाई स्पिन सॉरी पेयर कॉम्प्लेक्स हो गए। ओके, अगला हम लोग कॉम्प्लेक्स की बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर 5। कोऑर्डिनेशन नंबर 5, अब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की जब बात होती है तो इसमें भी दो तरह का हाइब्रिडेशन हमको देखने को मिलता है। दो तरह का हाइब्रिडेशन भाई कौन कौन से, एक होता है DsP3 हाइब्रिडेशन और दूसरा होता है sp3d हाइब्रिडेशन। DsP3 हाइब्रिडेशन या sp3d हाइब्रिडेशन बातें वही है। DsP3 हाइब्रिडेशन में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो बनते हैं TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल या फिर स्क्वायर पिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल या फिर स्क्वायर पिरामिडल। इसमें भी TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल या फिर स्क्वायर पिरामिडल बनते हैं, स्क्वायर पिरामिडल बनते हैं। ओके, TBP, लेकिन इसमें अलग अलग ऑर्बिटल यूज होते हैं। जैसे यहाँ पे डी कौन सा, डी ऑर्बिटल यूज होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा, ध्यान रखिएगा। इसमें जो डी ऑर्बिटल यूज होता है वो DZ स्क्वायर होता है। स्क्वायर पिरामिडल में ये मैं बात कर रहा हूँ TBP में, TBP में DZ स्क्वायर होते हैं। स्क्वायर पिरामिडल में जो होता है वो DX स्क्वायर माइनस YR स्क्वायर ऑर्बिटल यूज होता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग करते हैं। देखो हमने क्या बात की, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 5 है इसमें हमने ये बात किया, पहली ज्योमेट्री के बारे में हम लोग स्टडी करें। सपोज करो FE सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो, जो हाइब्रिडेशन होता है, चाहे वो DsP3 हो या sp3d हो, तो उसमें हम लोग पहली बात करेंगे जैसे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री की, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री की। जैसे सपोज करो हमारे पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की ज्योमेट्री ये ऐसी बनती है, ये आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, ध्यान से देखें। ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये सब लिगेंड्स होंगे और यहाँ पर क्या होगा, मेटल होगा। इसके जो बॉन्ड एंगल होंगे, बॉन्ड एंगल आपको स्क्वायर प्लानर का बॉन्ड एंगल आपको पता है 90 डिग्री का होता है। और उसको यहाँ पे क्या होगा, सारे बॉन्ड एंगल क्या होंगे, 120 डिग्री के होंगे। ये सब सारे 120 डिग्री की, ये भी 120 डिग्री के, लेकिन ये परपेंडिकुलर है, ऐसा है, ऐसा सामने है, ऐसा पीछे। आप यूँ ही ऐसे समझो कि जैसे सपोज करो ये आपका ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री है, जहाँ से देखेंगे ये आपका ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री है। अब इस ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री में सारे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के हैं, 120 डिग्री के हैं। और यहाँ पर मैंने क्या किया, एक ऐसे सामने लगा दिया और एक इसके पीछे लगा दिया। जब सामने लगा देंगे तो इनके बीच का बॉन्ड एंगल जो होगा वो कैसा हो जाएगा, इनके बीच का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, इनके बीच का 90 डिग्री, सारे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होंगे, एक ऐसे पीछे आ जाएंगे, तो ये फैन जैसा हो जाएगा, फैन जैसा हो जाएगा। तो 90 डिग्री है, ये हो गया TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में एक होता है स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल में क्या होता है, जैसे ये तो स्क्वायर पिरामिडल में आप ऐसे बनाएंगे ही, ये मेटल होगा,
इसमें स्क्वायर फॉर्म में सारे लिगेंड्स ऐसे अरेंज होंगे, ये लिगेंड हैं सर, ये लिगेंड है, इसमें ऐसा एक लिगेंड ऐसे टॉप पर होगा। ये देखो ये स्क्वायर पिरामिड बना है, इसमें भी सारे एंगल जो होंगे, सारे बॉन्ड एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। इसमें क्या होगा 120 डिग्री का और फिर 90 डिग्री का। 90 डिग्री मीन्स ये वाला 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री, इसमें सिर्फ 90 डिग्री। मैंने आपको बताया कि चाहे DSP2 हो, चाहे DSP2 हो, सॉरी चाहे DSP3 हो या फिर SP3D हो, SP3D हो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल तब भी बनेगा, और चाहे ये भी होगा DSP3 हो या फिर SP3D हो तब भी ज्योमेट्री यही बनेगा। अब बात ये होती है कि किसमें ये वाली ज्योमेट्री ऑक्यूपाई होगी, किसमें ये वाली ऑक्यूपाई होगी। तो मैंने आपको ये भी बताया कि TBP में जो ऑर्बिटल यूज होगा वो कौन सा ऑर्बिटल होगा, DZ²। इसमें जो ऑर्बिटल यूज होगा स्क्वायर पिरामिडल में वो कौन सा होगा, DX² - Y², ये ऑर्बिटल यूज होगा। और कुछ बातें, जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री है, दोनों कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री में ये सब, ये जो पॉइंट होता है ये आपका पॉइंट इक्वाटोरियल होता है और ये एक्सियल होता है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं, अगर सभी लिगेंड्स सेम है, इफ all ligands are same, if all ligands are identical, then तब क्या होगा, 3 मेटल और लिगेंड्स, देन 3 मेटल लिगेंड्स, बॉन्ड लेंथ सेम। अगर ये सभी लिगेंड सेम हैं तो ये तीनों का बॉन्ड लेंथ क्या होगा, सेम होगा। एक चीज, अगर इनका डायपोल मोमेंट देखा जाए तो डायपोल मोमेंट सबका क्या होता है, क्योंकि सभी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो इसका डायपोल मोमेंट जो होता है, डायपोल मोमेंट इक्वल टू 0 होता है। हम लोग इससे पहचानते हैं, मैलेस्टॉन थ्योरी में इससे पहचानेंगे कि जहाँ पे 3 मेटल और लिगेंड बॉन्ड लेंथ सेम होंगे वहाँ पे समझ लेंगे कि ये ज्योमेट्री फॉलो होगी, चाहे वो हाइब्रिडाइजेशन DSP3 हो या SP3 हो। DSP3 का मतलब इनर कॉम्प्लेक्स है और SP3D का मतलब क्या है, आउटर कॉम्प्लेक्स। और चाहे अगर आपके पास इस तरह, इसमें क्या है, इसमें 4 बॉन्ड लेंथ क्या होते हैं, आपस में सेम होते हैं। स्क्वायर पिरामिडल में इफ all ligands are identical, then 4 metal ligands bond length are same। अगर इसमें सारे लिगेंड्स सेम है तो ये 4 लिगेंड्स मेटल बॉन्ड का जो लेंथ होता है वो सेम होता है, इसे भी पहचानते हैं। आप इसके एग्जांपल आप देखिए, एग्जांपल ये है, जैसे सपोज करो CO टेकन 5। अगर हम इसकी बात करें FeCO टेकन 5, Fe26 होता है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 4s to 3d6 होता है। चलो भाई 3d6 बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये आपका 4s। हम यहाँ पर Fe को +3 फॉर्म लेते हैं, +3 फॉर्म, तो +3 फॉर्म क्या हो जाएगा, 4s 0 हो जाएगा और 3d 5 हो जाएगा। दिस इज द 3d 5 and 4s 0, 4p also 0, this is the 4p 0। और ये भी दिया है, ये कॉम्प्लेक्स जो है वो पैरामैग्नेटिक है, चलिए भाई पैरामैग्नेटिक है, ये इसके साथ पेयर करा देते हैं, ये इसके साथ पेयर करा देते हैं, क्योंकि हमको क्या चाहिए, ध्यान से देखिएगा, हमको एक d ऑर्बिटल चाहिए। तो d ऑर्बिटल में अगर हम यहाँ पे अमोनिया ले लेते हैं, NH3 ले लेते हैं, सपोज करो NH3 टेकन 5 ले लेते हैं और फिर यहाँ पे क्या देते हैं, पैरामैग्नेटिक। चलिए पेयर न कराइए, ये आपका d ऑर्बिटल पूरी तरह से 1 2 3 4 5 ही है। एक d ऑर्बिटल और ले लीजिए,
दिस इज द 4d ऑर्बिटल। 4d भी क्या है, ऑलरेडी 0 है। अब देखो होता क्या है, एक s का ऑर्बिटल हमको क्या चाहिए, एक s का चाहिए और p का कितना चाहिए, 3 चाहिए। एक s का 3p का और एक d का ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करा दीजिए। sp3d हो गया हाइब्रिडाइजेशन। चलो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन से कितने ऑर्बिटल बने, 5 ऑर्बिटल बने। 1 2 3 4 5। इस 5 में अमोनिया ने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करके कॉम्प्लेक्स बना लिया। अमोनिया अमोनिया अमोनिया, ये भी अमोनिया है, ये भी अमोनिया है, ठीक है, ये बन गया। लेकिन अब sp3d हाइब्रिडाइजेशन हम ज्योमेट्री को नहीं क्लियर कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि sp3d में स्क्वायर पिरामिडल भी होता है। देखो pbp dsp3 sp3d दोनों बनते हैं, स्क्वायर पिरामिडल में dsp3 sp3d ये भी दोनों बनते हैं। तो फिर ज्योमेट्री कौन सी ऑक्युपाई होगी? अब इसमें जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये पैरामैग्नेटिक होगी। तो देखो एक चीज और मैं आपको बता दूं, पैरामैग्नेटिक, एक चीज और भी बता दूं, अगर पहले समान थ्योरी के आधार पर इसकी ज्योमेट्री क्या कर रहे हैं, इनमें से कोई इंफॉर्मेशन देना होना चाहिए। अब ये सपोज करो वो इसमें से क्या इंफॉर्मेशन दे दिया, वो दे दिया कि 3 मेटल लिगेंड्स बॉन्ड लेंथ सेम, ये इंफॉर्मेशन दे दिया 3 मेटल लिगेंड्स बॉन्ड आर सेम। तो ऐसे सोचते हैं 3 मेटल लिगेंड्स बॉन्ड किसमें सेम होते हैं, इसमें सेम होते हैं, तुरंत आप ज्योमेट्री ऐसे बना देंगे। इसकी ज्योमेट्री तब क्या ऑक्युपाई होगी, इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइप्लैनर। ओके, अगर यहीं पर मैं ऐसा कर दिया होता 4 मेटल लिगेंड्स बॉन्ड आर सेम, 4 मेटल लिगेंड्स आर बॉन्ड आर सेम, तब आप ये वाली ज्योमेट्री बनाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ये वाली ज्योमेट्री बनाते, क्योंकि ये जो ज्योमेट्री है dsp3 भी फॉर्म होती है और sp3d भी फॉर्म होती है। तो आज के लिए इतना ही।